सुनीता अपनी बहू पूजा और बेटे नीरज के साथ रहती थी। ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे, जहाँ इस समय काफ़ी ठंड थी। सुनीता का बहुत अच्छा घर नहीं था, बस टूटा फूटा घर ही था। सर्दियों के समय ठंड भी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा बाजार से सब्जियां लाती है। माँ जी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बाहर तो ऐसी सरसर हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर ही जम गया हो। माँ जी, आज तो आग ही जला लेते हैं हम। बहू, आग जलाने की जरूरत तो वैसे भी पड़ने वाली है, क्योंकि ठंड से तो घर में राहत नहीं मिल रही है। ये नीरज को कब से कहा है कि घर की मरम्मत करवा ले, लेकिन उसे कभी समझ ही नहीं आता है। माँ जी, आप तो जानती ही है ना कि उनका काम अभी मंदा चल रहा है और नया नया काम शुरू किया है। अगर हमारे पास घर बनाने के लायक पैसे हो जाते तो हम क्यों इस फूटे टूटे घर में रहते। तो नीरज को भी ये बात सोचनी चाहिए थी ना, अभी ही उसे नया काम शुरू करना था। अरे 1-2 साल बाद भी तो नया काम शुरू कर सकता था ना। अब घर में है, इतनी ठंड लग रही है, ठंड में हम लोग मर जाएंगे, तब बनवाएगा क्या वो नया घर? देख रही है ना, टीन वाली छत है हमारी। माँ जी, आप चिंता मत करो, आज नहीं तो कल हमारा घर बन ही जाएगा। नीरज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान जी उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर देंगे। और आप यहीं बैठो, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाती हूँ। सुनीता ऐसे ही अपने बेटा और बहू को ताने दिया करती थी। कुछ दिनों बाद नीरज कुछ पैसे लेकर आता है और पूजा को दे देता है। सुनीता की नजर उन पैसों पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे अरे बहू, तू तो बोल रही थी कि नीरज का काम नहीं चल रहा है, नया काम खोला है। नया काम खोले है तो अभी वहाँ का सोचना है, और ये क्या, यहाँ तो इतने पैसे लेकर आया है ये। इस बारे में तो तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। माँ जी, ये हमारे पैसे नहीं है, नीरज को इन पैसों से सामान लेना है, इसलिए मुझे रखने के लिए दिए हैं। बहू, मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया है तो तू अब झूठ भी बोल रही है। बहू, कुछ तो शर्म कर। अरे माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पैसे नीरज ने मुझे बस रखने के लिए ही दिए हैं। अच्छा नीरज, अब तू ही बता, बहू झूठ बोल रही है ना? नहीं माँ, पूजा बिल्कुल सच कह रही है। मुझे अपने काम के लिए कुछ सामान चाहिए थे और दुकान में पैसे रख नहीं सकता था, चोरी होने का डर था, इसलिए घर लेकर आ जाता हूँ। काम के पैसे है माँ। तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर बस मुझे ही पागल बनाते रहते हो। अरे जब तू इतने पैसे कमा लेता है तो क्यों हम इस टूटे फूटे घर पर रह रहे हैं? पता भी है हमें कितनी ठंड में रहना पड़ता है यहाँ। माँ, ठंड में बस आप ही इस घर के अंदर नहीं रहती हो, हम सब भी तो रहते हैं ना। तुझे शर्म तो आ नहीं रही है ये सब बोलते हुए? अरे थोड़ी शर्म ही कर ले, इतना बड़ा हो गया है, अब खुद भी कमाने लग गया है, तब भी तू एक घर नहीं बनवा पा रहा है। माँ, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, जल्दी घर बनवा दूंगा। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे भी कि तू कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है। सुनीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता और पूजा दोनों बैठकर टीवी देख ही रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन विमला आती है। अरे सुनीता, क्या बात है, आजकल तुम दोनों सास बहू कहीं बाहर आती जाती भी नहीं हो। अब इतनी ठंड में कहीं आने जाने लग गए तो कहीं जाने लायक बचेंगे ही नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, ये बता कि आज रास्ता कैसे भूल गई तू, और हमारे घर कैसे आना हो गया तेरा? मैं तो आजकल सबके घर जा रही हूँ। राम मंदिर बन रहा है ना, तो पास के हमारे वाले मंदिर में हर रोज कीर्तन होता है, काफी लोग आते हैं। तू ही नहीं आ रही थी तो सोचा तुझे बता दूं। अरे हाँ, राम मंदिर के बारे में तो मैंने भी सुना है। माँ जी, आपको पता है वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मेरा भी ना बहुत मन है जाने का। अयोध्या तो मेरा मायका भी है। जब इतना मन है तो चली जाना, कोई मना थोड़ी कर रहा है तुझे। हाँ बहू, तेरा तो अयोध्या में मायके भी है ना, रहने की जगह तो है ना, और ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता। अगर तू जा ही रही होगी तो मुझे बता दियो, मैं भी चल लूंगी तेरे साथ। माँ जी, फिर तो आप भी चलो ना। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। कितने सौभाग्य की बात होगी ना। मैं बात करूँ नीरज से? हाँ बहू, बात कर ले, और हाँ ये भी बोलियो कि वो भी चले, पूरा परिवार साथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। क्यों विमला, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे बहुत सही कह रही है। तुम दोनों सास बहू की बात सुनकर तो मुझे भी आस मिली है कि मैं भी राम मंदिर जा सकती हूँ। ठीक है फिर विमला आंटी, मैं एक बार नीरज से बात कर लेती हूँ और देखती हूँ कि सब लोग चलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि हम लोग राम मंदिर देखने जा सकते हैं। पूजा ये सारी बातें नीरज को बताती है। पूजा, बात तो बहुत अच्छी है,
राम मंदिर जाने का किसका मन नहीं होगा, लेकिन अभी मेरी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं है कि मैं राम मंदिर जा पाऊँ। लेकिन आप ये सोचो ना, हम राम मंदिर जाएं और राम जी हमारे सारे दुखों को दूर कर दें। राम जी तो सबके दुख दूर करते हैं और राम जी को पता है कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन तुम और माँ, तुम दोनों चले जाओ। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं नहीं जा पाया तो क्या, मेरा परिवार तो जाएगा। अगर आप भी चलते तो मुझे भी अच्छा लगता ना। पूजा, तुम समझने की कोशिश करो। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं मना नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा अब अपनी सास और विमला के साथ राम मंदिर जाने की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद जब तीनों अपने घर से निकलते हैं, तभी विमला का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। बहू, राम मंदिर में मेरा भी बुलावा नहीं आया है। मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आ गई है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं जरा भी चल पाऊंगी। तुम दोनों ही चले जाओ। बहू, विमला के घर में कोई है भी नहीं, वो अकेले ही रहती है, तो वो भी कैसे अपना ध्यान रखेगी। मैं सोच रही हूँ कि यहीं रुक जाती हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान रख लूंगी। और नीरज भी तो अकेला ही है ना। लेकिन माँ जी, आप तो अब तक तैयार थी ना जाने के लिए, अब मना मत करो। बहू, मेरा भी बहुत मन है, लेकिन विमला के पैर में इतनी मोच आई है और उसे परेशानी में छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तू चली जा, हमारे नाम से भी दर्शन कर लियो। पूजा अकेले ही अयोध्या जाती है। राम मंदिर के बाहर लोगों की बहुत भीड़ थी। दूर दूर से लोग मंदिर आए हुए थे। पूजा राम जी के दर्शन करती है। आज राम मंदिर आके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उस युग में आ गई हूँ जहाँ पर राम जी अपनी अयोध्या नगरी में रहते थे। आज तो बस इनका ही मंदिर है। पूजा राम मंदिर दर्शन करके निकलती है। तभी बाहर कुछ लोग हाथ से ही छोटे छोटे राम मंदिर बना रहे थे। माँ जी, विमला आंटी और नीरज राम मंदिर नहीं आ पाए, लेकिन मैं राम मंदिर तो बना ही सकती हूँ ना, ताकि वो भी हमारा राम मंदिर देख सके। पूजा राम मंदिर बनाती है और फिर घर जाती है, जहाँ विमला, सुनीता, नीरज तीनों राम मंदिर देखकर बहुत खुश होते हैं। बहू, तू तो राम मंदिर ही बना कर ले आई। बस अब ये अयोध्या नगरी बन जाए। हम सब दर्शन करने नहीं जा पाए थे, लेकिन राम जी कुछ न कुछ रास्ता बना ही देते हैं। राम मंदिर बना दिया बहू तूने, देखकर लग ही नहीं रहा ये तूने बनाया है। राम मंदिर पूजा ने बनवाया है, लेकिन अब हमारा घर भी बनने वाला है माँ। मेरी काफी अच्छी कमाई हुई है माँ, और आपको पता है राम जी के मंदिर के साथ अब हमारा घर भी बन जाएगा। देखा माँ जी, मैं कहती थी ना कि आप चिंता मत करिए, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अब जल्दी ही हम सब मिलकर राम मंदिर जाएंगे। तो बोलो सभी सियापति रामचंद्र की जय। राम मंदिर बनते ही लोगों के कष्टों का भी निवारण होने लगा। सुबह सुबह जामुनी अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। तभी बाहर से गुजर रहा कुमार उसे देखकर कहता है, अरे भाभी जी घर पर हैं क्या? अरे नहीं नहीं कुमार जी, भाभी जी घर पर नहीं, भाभी जी अंगने में है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। अरे भाभी जी, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हैं आप? अब तो शुरू कौन किया है कुमार जी? अच्छा चलो, हमारी गलती ठहरी। पर ये बताओ, कैसी रही सुबह आपकी? आज बड़ी खुश लग रही हो। कुमार जी, हमारी सुबह तो काफी अच्छी जा रही है, पर लगता है आपकी सुबह कुछ खास नहीं जा रही। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है भाभी जी? अरे वो कहाँ है ना, जब से आप यहाँ आकर खड़े हुए हैं तब से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है। लगता है रात में जमकर आपने मूली के पराठे ठूसे हैं। हाँ, कहा तो आप बिल्कुल सही रही हो भाभी जी। वो कहा है ना, रात में हमने जोरू ने गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाए थे, तो क्या लजीज बने थे, मजा ही आ गया था खाकर। हाँ, तो उन गर्मा गर्म पराठों की गर्मी आप आज सुबह यहाँ निकाल रहे हैं। लगता है गैस को ज्यादा ही लीक हो रही है। मुझे लगता है कि चलना चाहिए अब हमको। बाद में मिलते हैं भाभी जी। हाँ भाई भाई, फिर मत आना। अरे भाभी जी, फिर से मत आना नहीं कहते हैं, फिर से आना कहते हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। कहाँ पकड़े हैं? अभी तो हमने कुछ पकड़ा ही नहीं भाभी जी। अरे हमार मतलब रहा, सही कहा आपने। ओ, हम तो कुछ और ही सोच लिए थे। हाँ, तो आजकल कम सोचा कीजिए, ज्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक है। जामुनी की बात सुनकर कुमार वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जामुनी भी अपने घर में चली जाती है। और जहाँ तभी उसी की सास कमला उससे कहती है, अरे बहू, इतनी देर से कहाँ थी? वो अम्मा जी, हम तुलसी को जल दे रहे थे। अरे तो इतना समय लग जाता है क्या? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, वो क्या है ना, जब हम तुलसी को जल दे रहे थे
तभी वहाँ पड़ोस के कुमार जी आ गए और वो हमसे बतियाने लगे, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। अरे उस कुमार को भी तो कभी कोई काम रहता ही नहीं है, जब देखो तब यहाँ वहाँ घरों में ताका झाकी करता रहता है। कमला के इतना कहते ही वहाँ कुमार हाथ में एक कटोरी लिए आता है और कहता है, अरे लगता है कि यहाँ पर हमारी ही बात हो रही है। क्यों मटल्लो, मतलब क्यों अम्मा जी, आज बड़ा याद किए जा रहे हैं आप हमें? ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम्हें कोनो काम धंधा नहीं है, जब देखो मुंह उठा के चले आते हो। अरे मोटल्लो, मतलब अरे अम्मा जी, हम तो यहाँ मुंह उठाकर नहीं, पैर उठाकर आते हैं। और यहाँ तो हम बस अपनी अंगूरी भाभी जैसी अपनी जामुनी भाभी का दीदार करने, मतलब उनसे मिलने आते हैं। है दैया, ये अंगूरी भाभी कौन है जो हमारी तरह लगती है? अरे भाभी जी हैं एगो, जो बिल्कुल आप ही के जैसी हैं। अरे ये सब बातें छोड़, ये बता तो यहाँ क्यों आया है? अरे बातों बातों में तो हम भूल ही गए थे कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है। वो कहा है ना, आज सुबह सुबह हमारी जो मेहरारू है वो चाय बनाने के लिए गई तो पता चला कि चीनी खत्म हो गई है। और चाय तो हम बस एक ही समय पीते हैं, तो मैंने सोचा क्या अभी के लिए चीनी खरीद कर लाऊं, शाम को ले आऊंगा। तब तक अपनी जामुनी भाभी से एक कटोरी चीनी लेकर आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, लाइए कुमार जी, हम दे देती हूँ आपको। क्या दे रही हैं भाभी जी आप हमका? अरे चीनी, आपने ही तो कहा था आपको चीनी चाहिए, तो कटोरी दीजिए, लाती हूँ चीनी। अब जमुनी अंदर जाकर उसके लिए चीनी लेकर आती है। तभी वहाँ कुमार की पत्नी शीला आती है और कुमार को देखकर गुस्से में कहती है, अरे तुम कहकर गए हो कि शौचालय जा रहा हूँ, पर तुम तो यहाँ पर जामुनी भाभी के घर पर हो। अरे हाथ में कटोरी क्यों ले रखी है? कटोरी का क्या काम है संडास में? क्या कहा? संडास जाने की क्या कराया था ये? पर हमसे तो ये कह रहा था कि सुबह तुम्हारे घर में चीनी खत्म हो गई थी, इसलिए तुमने चीनी लाने के लिए इसे भेजा है यहाँ। किसने कहा चीनी खत्म हो गई? कल ही तो हमने इतना सारा राशन भरवाया है कि इनकी पुश्ते खा ले आराम से बैठकर। तो हमारी चीनी कैसे खत्म हो जाएगी एक ही दिन में? पर भाभी जी, अभी तो ये कुमार जी कहे कि आपके घर में चीनी खत्म हो ही गई है और इसलिए हमने इन्हें चीनी ला कर दी। अरे नहीं तो हमने नहीं कहा। अरे हाँ भाभी जी, आपने गलत सुन लिया होगा। मैंने कहा था ना कि हमारे पड़ोस वाली जो भाभी है ना, उन्होंने कहा था चीनी लाने को। तुम अच्छा चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, घर चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर शीला कुमार को कान से पकड़कर अपने घर ले जाती है। यूं ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और फिर काफी समय से बाहर गया जामुनी का पति रंजीत घर वापस आता है, जिसकी जामुनी जमकर खातिरदारी करती है और उसे खाना देकर कहती है, अरे खाइए ना जी, हमने आपके लिए और भी बहुत कुछ बनाया है, जल्दी जल्दी खाइए। अरे पगली, माना कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खिला खिलाकर मोटा ही कर दोगी। अरे हमरा बस चले तो हम आपको खिला खिला कर लड्डू बना दे, बूंदी का मीठा मीठा लड्डू। अरे पगली, हम तो पहले से ही लड्डू की तरह मोटे हैं, और कितना मोटा करोगी हमें? बस भी करो। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा और खाइए, हमने आपके लिए मोमो और लोस बनाया है, बहुत ही अच्छा है, वो भी खाना। अरे पगली, वो लॉस नहीं होता है, वो होता है सॉस, समझी? हाँ सही पकड़े हैं, हम भी वही कह रहे थे, सॉस। अब रंजीत खाना खा ही रहा था, तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है, हाय दैया, अब तो मेरा मन ही नहीं करता जीने का। अब तो बस भगवान मुझे मौत ही दे दे, कोई है ही नहीं मेरा। हाय दैया, ये कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा जी? पहले तो आप इतना क्रिएटिव बात ना ही किया करती थी, तो आज इतनी क्रिएटिव बातें काहे कर रही हैं? आप तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करती हैं ना, तो आज इतनी पॉजिटिव बातें क्यों कर रही हैं? अरे पगली, जिसे तुम क्रिएटिव कह रही हो वो नेगेटिव होता है, और जिसे नेगेटिव कह रही हो वो पॉजिटिव होता है। हाँ सही पकड़े हैं। अरे माँ जी, आप बताइए ना क्या हुआ है आपको? अरे वो जो हमारे घर का नौकर था, वो तो हमारी नौकरानी को लेकर भाग गया। अरे अम्मा जी, भागा तो वो है ना, इसमें आप क्यों मरने मारने की बातें कर रही हो? अरे क्योंकि वो नौकरानी हमसे 2000 ठो लेकर गई थी ना, और वापस भी नहीं दिए। हमने वो पैसे बड़ी ही मुश्किल से तेरे पापा की पैंट से चुराए थे, और वो भी नौकरानी लेकर भाग गई। हाय राम, अब हम क्या करें? ये दोनों सास बहुएं तो एक से बढ़कर एक हैं। अगले दिन जामुनी और सभी लोग घर में बैठकर टीवी पर भाभी जी घर पर है देख रहे थे, जिसे देखकर सभी खूब हंसते हैं। तभी वहाँ पर कुमार आता है और कहता है, हमारी जमुनी भाभी घर पर है। हाँ कुमार जी,
आइए आइए, सब यहाँ ही हैं। ये निठल्ला अब भी हमारे घर में ताका झाकी करता रहता है क्या? अरे रंजीत भाई, आप भी घर पर है? कब आए आप काम से? कुछ दिन पहले ही आए हैं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप तो हमेशा यहीं पड़े रहते हैं ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस जब मटल्लो मतलब अम्मा जी और हमारी अंगूरी भाभी जैसी जामुनी भाभी को देखने का मन करता है ना, मतलब कुछ काम पड़ता है ना, तो हम आ जाते हैं कभी कभी। अरे कुमार जी, कुछ खाएंगे क्या? हम आपके लिए बस पकोड़े और चाय बनाने ही जा रहे थे। अरे भाभी जी, कैसी बात कर दी आपने। अरे ये तो खाते पीते रहते हैं, इन्हें क्या जरूरत है पकौड़े खाने की, है ना कुमार जी? हाँ सही कहा आपने। रहने दीजिए भाभी जी, हम अपने घर जाके खा लेंगे। लेकिन एक बात कहूँ भाभी जी, आपको पता है हम आपको अंगूरी भाभी क्यों कहते हैं? नहीं तो बताओ, काहे कहते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल अंगूरी भाभी जी की तरह मासूम हैं और बहुत सुंदर भी हैं और बहुत भोली भी हैं और बहुत प्यारी भी है। हाँ सही कहा, हमारी जामुनी तो टीवी की भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी की तरह है, लेकिन आप भी उसके किरदार से बहुत मैच खाते हैं। अच्छा भैया जी, और वो कौन सा किरदार है? वो जो उसमें है ना, जो अंगूरी के पीछे पड़ा रहता है, नल्ला विभूति, उसी की तरह। अरे वो भाभी जी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। ठीक है मटलो, मतलब अम्मा जी, राम राम। हाँ हाँ जाइए जाइए, वरना भाभी जी आ गई तो आपकी बिना साबुन सर्फ के धुलाई कर जाएंगी। रंजीत की बात सुनकर कुमार वहाँ से चला जाता है और सभी उसके जाते ही हंसने लगते हैं। नैन्सी नोरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी। उसकी हर डांस मूव्स को हूबहू नैन्सी कॉपी करने में माहिर थी। साथ ही किसी की भी शादी हो या पार्टी, बिना बोले उसके पैर नोरा फतेही के गाने पर थिरकने लगते थे। ऐसे ही एक शाम पड़ोस की विमला आंटी की बेटी की शादी में गई नैन्सी अपनी माँ साधना को खाने में बिजी करके खुद जाकर डीजे पर नाचते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। नैन्सी का डांस देखकर वहाँ मौजूद लड़के जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं। डांस फ्लोर से इतनी तेज आवाज आने पर साधना डीजे के पास जाती है और देखती है कि उसकी बेटी लड़कों के बीच मटक मटक कर डांस कर रही है। ये देखकर साधना उसका हाथ पकड़कर सीधा उसे घर लाती है और उससे बोलती है, तेरी खुद की शादी थी क्या? क्या हुआ माँ, आप ऐसे मुझे अचानक पकड़ कर क्यों ले आई? क्यों ले आई? अरे शर्म है, कैसे लड़कों के बीच गंदे गंदे गानों पर नाच रही थी? अच्छा लगता है ऐसे? कल को तेरी शादी भी होगी और वहाँ ऐसी तेरी हरकत रहेगी और तेरी सास तुझे ऐसे देखेगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगी? नहीं ना। अब डांस करना भी गुनाह है, मतलब माँ हद है। और मेरी सास की चिंता मत करो, अरे उनके नसीब में नोरा फतेही जैसी बहू है, वो तो रोज मेरी आरती उतारेंगी। जैसी तेरी हरकतें है ना, उस हरकतों को देखकर तेरी सास तेरी आरती नहीं बल्कि बेल्ट से मारेगी तुझे। साधना नैन्सी को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन नैन्सी कहाँ सुधरने वाली थी। वो अपनी माँ से छुप छुप कर नोरा के डांस की वीडियोस देखती और उसके जैसा मेकअप करती। कुछ समय बाद नैन्सी के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के मोहन का रिश्ता आता है। साधना भी बिना देरी किए 1 महीने बाद ही उनकी शादी कर देती है। शादी जल्दबाजी में हुई थी, इसीलिए लड़के की माँ राधा अपनी बहू के आने की खुशी में रिसेप्शन की पार्टी रखती है, जहाँ डीजे पर नोरा का गाना दिलबर चल रहा था, जिसको सुनकर नैन्सी घूंघट हटाकर सीधा डांस फ्लोर पर जाकर नाचने लगती है। अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। नैन्सी का डांस देखकर पड़ोसन शांता राधा के पास आकर बोलती है, राधा, ये बहू लाई है या आइटम डांस करने वाली? उस एक्टर नोरा फतेही को बहू बनाकर लेकर आई है। वो शांति बहन, मेरी बहू को बोरा फतेही पसंद है ना, इसीलिए उसके गाने पर खुद को रोक नहीं पाती। अरे लेकिन अपने ही रिसेप्शन पर ऐसा डांस, तौबा तौबा। वैसे अब इस वजह से तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म खराब हो गई, क्योंकि बहू का मुंह तो छोड़ो, उसका नाच भी पूरे मोहल्ले ने देख लिया। एक तरफ शांति अपनी पड़ोसन से ताने सुन रही थी, तो वहीं नैन्सी के पति मोहन को भी उसका एक दोस्त राघव बोलता है, भाई भाभी तो बड़े अच्छी लेकर आया है, बिल्कुल नोरा फतेही की तरह नाच रही है, कमर देख कैसे लचक रही है, उसी की तरह सेम डांस और चेहरा भी बिल्कुल उसी की तरह दिखता है।
थोड़ा सोच समझ कर बोल भाई, भाभी है तेरी, पत्नी है मेरी। अरे मैं तो बस तारीफ ही कर रहा था भाई, कोई नहीं, माफ करना। रिसेप्शन पर तमाशा होने पर मोहन नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कोई आइटम डांस करने वाली एक्ट्रेस हो जो गाना सुनते स्टेज पे चली गई? अरे भूल गई थी क्या कि तुम्हारा ही रिसेप्शन है और लोग तुम्हें यहाँ बधाई देने आए थे, ना कि तुम्हारा डांस देखने। माफ करना मोहन जी, वो मैं जहाँ भी नोरा फतेही का गाना सुनती हूँ ना, तो मेरे से रुका नहीं जाता, डांस निकल जाता है। अगली बार ऐसा हुआ ना तो नाचते हुए ना घर से निकल जाना, समझी तुम? मुझे नहीं बर्दाश्त है कि कोई मेरी पत्नी को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करे। शादी के पहले ही दिन नैन्सी अपने नोरा के क्रेज के चलते अपने ससुराल वालों की नाक मोहल्ले में अच्छे से कटवा देती है। लेकिन पति की धमकी के बाद से नैन्सी ने अपने ऊपर काबू रखने की सोची थी, इसीलिए अब से वो नोरा का गाना सुनकर चुपचाप खड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले में डांस प्रतियोगिता थी, वो भी बहुओं के लिए, जिसमें जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर राधा भागी भागी घर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहल्ले में डांस की प्रतियोगिता है और जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है माँ जी, लेकिन आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? अरे तुझे इसीलिए बता रही हूँ ताकि तू इसमें भाग ले। उस दिन रिसेप्शन वाले दिन सबने कहा था कि तू बोरा फटेगी की तरह डांस करती है। माँ जी, बोरा फटेगी नहीं, नोरा फतेही है उसका नाम। और मोहन जी ने मुझे उस दिन नाचने से साफ साफ मना कर दिया, इसलिए माफ करना, अब मैं डांस नहीं करूँगी। अरे पागल है क्या, 1 लाख रुपए की बात है। तेरी जैसा डांस पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं कर पाएगी। मान जा बहू, मोहन को मैं मना लूंगी। सास की कई मिन्नतें करने के बाद जाकर नैन्सी कहीं जाकर डांस को राजी होती है। वहीं शाम को राधा मोहन को भी पैसों का लालच देकर राजी करवा लेती है। अब नैन्सी कुछ अच्छे गाने चलाकर डांस की प्रैक्टिस करती है और आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आता है, जहां मोहल्ले की सभी बहुएं डांस करती है। उन सब के बाद बारी आती है नैन्सी की, जो डांस करते हुए अपने पति को देखकर गाना गाती है। ओ मन भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे, हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे। नैन्सी की आंखों में गुस्सा देखकर मोहन की आंखें झुक जाती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा डांस नैन्सी ने ही किया था, इसीलिए वो जीतती है। ये देखकर राधा बहुत खुश होती है और प्राइज मनी लेकर सभी लोग घर आते हैं, जहाँ पहुंचकर नैन्सी अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी, मुझे ना इन पैसों में से 25,000 दे दो, मुझे जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हें 25,000 की? या फिर तुम ये दिखाना चाहती हो कि ये तुम्हारे जीते हुए पैसे हैं तो तुम ही खर्च करोगी? ऐसा होता तो 25,000 नहीं, पूरे 1 लाख मांगती, लेकिन मुझे 25,000 ही चाहिए। अरे बहू, तुझे क्या जरूरत पड़ गई 25,000 रुपए की, बताना। माँ जी, आज डांस प्रतियोगिता के जज ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, तो मुझे ये डांस दूसरों को भी सिखाना चाहिए। पागल हो क्या? ये डांस दूसरों को सिखाने वाला डांस है? चुपचाप घर में बैठी रहो बहू की तरह। मोहन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और उसकी इस बात का नैन्सी को बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद से अगर किसी शादी पार्टी में जाने पर नैन्सी थोड़ा भी नोरा जैसा डांस करती तो मोहन और राधा उसे खूब सुनाते। लेकिन अब नैन्सी के बर्दाश्त की हद हो गई थी, क्योंकि एक दिन मोहल्ले की एक छोटी सी 10 साल की बच्ची नैन्सी के पास आकर बोलती है, नैन्सी आंटी, आप मुझे डांस सिखा दोगी? मम्मी ने कहा था आप बहुत अच्छा डांस करती हो, बिल्कुल टीवी वाली हीरोइन की तरह। मुझे बिना वैसा ही डांस सीखना है। अरे बस इतनी सी बात, मैं आपको डांस जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, कल से आप आ जाना, और अगर आपकी कोई सहेली या दोस्त हो जिसे डांस सीखना हो तो उसे भी ले आना। ठीक है नैन्सी आंटी, थैंक यू। बच्ची के जाने के बाद जैसे ही नैन्सी पीछे मुड़ती है तो सामने मोहन और राधा खड़ी थी, जो नैन्सी के इस फैसले को सुनकर उससे बोलते हैं, तुम्हें मना किया था ना कि नूरा फतेही बनने की कोशिश मत करो। लोगों के बच्चों को ऐसे कमर मटकाना सिखाओगी? हाँ बहू, मोहन सही कह रहा है। चुप, एकदम चुप। जब इस डांस से आपको पैसे मिले तो मुझे पूरे मोहल्ले के सामने नचवा दिया। तब तो बड़े शान से बोला था नोरा जैसा डांस करती है मेरी बहू, नोरा जैसी दिखती है। और अब जब मैं इसी डांस को अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो आप दोनों को दिक्कत है? पर बहू, परवर कुछ नहीं। अगर आप दोनों ने मुझे ये डांस एकेडमी खोलने नहीं दी तो मैं मोहल्ले वालों को बता दूंगी कि उस दिन प्रतियोगिता में जीते पैसे आप दोनों ने रख लिए और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। साथ ही मुझे मेरे ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। नैन्सी के ऐसे बोल सुनकर मोहन और राधा सच में डर जाते हैं।
और उसको एकेडमी खोलने से नहीं रोकते। तो वहीं नैन्सी अपने डांस के हुनर पर खुद की पहचान बनाती है और अब लोग उसको नोरा फतेही जैसी बहू नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान से जानते हैं। ये सब देखकर समय के साथ राधा और मोहन को भी अपनी गलती समझ में आती है और फिर वो नैन्सी को आगे किसी चीज के लिए नहीं रोकते बल्कि उसका साथ देते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।